बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट। हमास ने जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक किया और उसके बाद ही सिलसिला शुरू हुआ। किसको सबसे ज़्यादा हिट पड़ी इस बाइकआउट कंपेन से? KFC इज़ अ मल्टीनेशनल ब्रांड, ये तो सबको पता है। हो सकता है कि यूनिलीवर के बारे में लोगों को पता ही ना होगा, ये नीदरलैंड की कंपनी है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो कोई भी क्रिएट कर सकता है। एक तो होता है बाइकआउट, लेकिन हमने अभी बीच में देखा पूर्ण तशद्दुद वाकयात हो रहे हैं। हो सकता है कि उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल मोटिव हो। तो वो दो चीज़ें कौन सी हैं, अगर आप जस्ट क्विकली बता दें, जो बाइकआउट को सक्सेसफुल बनाने के लिए लॉन्ग टर्म। मौके से फ़ायदा उठाने के बजाय जो है ना, ब्रांड बिल्डिंग पे पढ़ लिख के काम करेंगे तो फिर आपके लिए फ़ायदा हो। PSL के अंदर स्टेडियम्स खाली थे तो सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई बाइकआउट की वजह से नहीं आ रहे। तो ये इसकी अगर आप बता दें, क्या ये ऐसी है? ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गज़ा पर इसराइल की जानिब से एक बार फिर जारियत जारी है। सब लोग समझा समझा कर थक गए, लेकिन इसराइल बाज नहीं आ रहा। अच्छा, जब भी जारियत बढ़ती है, पाकिस्तान में एक टर्म बहुत डिस्कस होती है, यह है बाइकआउट। बहुत से लोग कहते हैं सही है, गलत है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड सो ऑन। हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान में इस बाइकआउट के पूरे चैप्टर पर एक कॉम्प्रीहेंसिव रिसर्च की है। इसी हवाले से हम सवालात करेंगे कि क्या हुआ, कितना हुआ, किसको नुकसान हुआ और किसको फ़ायदा। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहतरम काशिफ हफीज़ साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सर कैसे हैं आप, खैरियत से? शुक्रिया आपने इस मौज़ूद पे बुलाया। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा। सर, शोर तो हमने बहुत सुन लिया, बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट। अगर आपके पास डेटा है तो हमारे साथ कुछ शेयर कर दें कि किसने किया है, किसने नहीं किया, कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ। सर ये बड़ा आपका अहम सवाल है और जैसा मुश्किल सवाल भी है। आ, अक्टूबर 8 2023 के अंदर जो है पहला अटैक शुरू हुआ और उसके बाद जो है वो चूँकि हमास ने जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक किया और उसके बाद ही सिलसिला शुरू हुआ। एक महीने के अंदर पॉज के बाद जो है वो अक्टूबर के बाद नवंबर के अंदर इसराइल ने एक बहुत ही डिज़ास्ट्रिक वे के अंदर जो है वो गज़ा की पट्टी के ऊपर अटैक करना शुरू किया और फिर हमने रोज़ाना के हिसाब से लाशें, खून और ये तमाम चीज़ें देखी। इस पूरी कार्रवाई के दौरान हमारे पास कुछ तस्वीरें इंटरनेशनल जिसे आप कहें कि प्रेस के अंदर सामने आना शुरू हुई, जिसके अंदर बहुत सारी बैंड्स इसराइली फ़ौजियों को कुछ ना कुछ खिला रही थी, कुछ पिला रही थी, कुछ सपोर्ट कर रही थी। AI का दौर है, उसमें से कुछ जेन्युइन थी और कुछ चीज़ें जेन्युइन नहीं थी, कुछ ब्रांडेड थी। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक थी, तो ज़ाहिर बात है उसके बाद एक बहुत पुरानी चीज़, एक जिसे आप कहें ह्यू एंड क्राई, ये नई नहीं है। ये जब इराक वॉर शुरू हुई थी, उस वक़्त भी ये वाला सिलसिला शुरू हुआ था, अफ़गानिस्तान की जंग के ज़माने में सिलसिला शुरू हुआ था और ये एक नई नहज के साथ आफ्टर अक्टूबर 2023 जो है वो ये सिलसिला शुरू हुआ कि MNC ब्रांड्स का जो है बायकॉट होना चाहिए। मैं अगर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ सुनाऊँ कि जब इराक वॉर के अंदर जब ये सब कुछ हो रहा था, तो उस ज़माने में हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे। ट्रैकिंग रिसर्च इसे ही कहते हैं कि आप एक जैसे रिस्पोंडेंट, यानी कि उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम होता है, उनका एज ग्रुप जो भी आपके सैंपल के अंदर होता है वो एक जैसे रहता है, सोशियोइकोनॉमिक क्लास एक ही रहती है, शहर एक ही रहती हैं। लेकिन आप उनको पीरियडिकली मुख्तलिफ टाइम के लिहाज से आप उनको टच करते रहते हैं, उनसे सेंटिमेंट्स लेते रहते हैं। तो हमारे पास एक इस तरीके से आप उसे ट्रैकिंग करते हैं, उसे ट्रैकिंग रिसर्च कहते हैं, जैसे हमारे ज़माने में वेव्स भी कहते हैं। तो उस ज़माने में भी हम कर रहे थे, इस ज़माने में भी कर रहे थे, लेकिन जब इराक वॉर हो रही थी, जो फ़र्क था कि उस ज़माने का मीडिया से बगमार था। उस ज़माने का मीडिया जो है वो बुनियादी तौर पे पम्फलेट्स थे। तो हमने उस ज़माने में रिसर्च करते हुए एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि लोगों के परचेज़िंग बास्केट के अंदर कोई ना कोई लोकल ब्रांड ऐड हो गया। ऐसा नहीं हुआ था कि MNC ब्रांड एलिमिनेट हुआ हो, लेकिन कोई ना कोई लोकल ब्रांड ऐड हो गया, कहीं कोई साबुन ऐड हो गया, कहीं कोई डिटर्जेंट ऐड हो गया। लेकिन जैसे ही वो इराक जंग ख़त्म हुई तो वो फ़ेज़ आउट हो गए, वो वापस अपने पैटर्न के ऊपर आ गए। यहाँ पे सिलसिला जैसा डिफरेंट था, यहाँ पे इस वक्त तकरीबन कोई 2 ढाई साल हो गए, वो 2 महीने की एपिसोड थी या 3 महीने की एपिसोड थी, उसके अंदर चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ये तकरीबन अब 2 साल के करीब होने को आ रहा है। इन 2 साल के अरसे के अंदर हम ये देख रहे हैं कि सेंटिमेंट्स जो है वो एक ECG ग्राफ की तरह कम और ज़्यादा होता चला जा रहा है। सही। अच्छा, ECG की तरह क्यों कम और ज़्यादा हो रहा है? कभी ऐसा होता है कि बहुत ही हमारे सामने वहशतनाक किस्म की तस्वीरें और ख़बरें आ रही होती हैं, कभी हमें नज़र ये आता है कि ट्रूस हो गया है और जो उनका एक्सचेंज शुरू हो गया है मग़वियों का, कोई अच्छी ख़बरें भी आना शुरू होती हैं और फिर कभी हमें पास बड़ी हौलनाक और ख़तरनाक ख़बरें आना शुरू होती हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ एक कंज्यूमर का सेंटिमेंट और उस तरह माशरे के अंदर सेंटिमेंट जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता चला जाता है, जिसका इम्पैक्ट ज़ाहिर बात है MNCs की ब्रांड के ऊपर भी आता है नेगेटिव, और उसके साथ-साथ कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटी लोकल ब्रांड्स को भी मिलती है। तो हम अगर इसको पिछले हमने तकरीबन कोई 7 वेव्स की हैं पीरियडिकली, जिसे आप कहते हैं, और ये हमने पहली नवंबर में की थी और अभी आखिरी हमने अप्रैल के अंदर की है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि नवंबर 2023 के अंदर इस बात से एग्रीमेंट लोगों की, ये बायकॉट होना चाहिए, 83% था।
तो अब जो है वो 69% है। ये कह सकते हैं कि 2 साल के अंदर कम हो गया। लेकिन जो हमने जनवरी के अंदर जब ये वेव की थी, तो जनवरी के अंदर ये 56% था, लोग 56% लोग कह रहे थे कि बाइकआउट होना चाहिए, एग्रीमेंट विद द बाइकआउट। लेकिन इस दफ़ा ये 12-13% इंक्रीज़ के साथ 69% पे चला गया। जब हमने 83% यानी पहली वेव में, तो उस पर 79% लोग, हमने उनसे, एक वो आदमी जो कहता है कि बाइकआउट होना चाहिए, हमारा अगला सवाल था कि आपने प्रैक्टिकली बाइकआउट किया? तो उन 83% लोगों में से 79% लोगों ने प्लस माइनस कहा था कि हमने बाइकआउट किया। लेकिन इस दफ़ा वो 69% लोग जो कि कहते हैं कि बाइकआउट होना चाहिए, उनमें से तकरीबन 82% लोग ये कह रहे हैं कि बाइकआउट हमने किया है। इट्स ऑल टाइम हाईएस्ट अमंग दोज हु आर एग्री विद द बाइकआउट एंड डूइंग बाइकआउट। तो ये गुज़श्ता 6-7 साल में, 6-7 महीने के अंदर, ये 6-7 वेव जो हमारी थी 2 साल की, इसके अंदर कभी भी इतना हाईएस्ट लेवल नहीं आया था। तो इस दफ़ा 82% लोग कह रहे हैं कि हमने कोई ना कोई बाइकआउट किया है। तो ये जो इस वक्त मौजूदा कंडीशन जिसमें हम और आप इस वक्त बैठे हुए हैं और बहुत सारी खौफनाक खबरें आ रही हैं, तो ये सेंटिमेंट इस वक्त जो है वो काफ़ी हाई है। अच्छा सर, इसके अंदर अगर आप बता दें, क्योंकि ये ज़ाहिर है जिस तरह का डिटेल आपने सर्वे किए हैं, एज ग्रुप्स भी इसके अंदर होती हैं और मेल भी देखा जाता है, फीमेल है, तो इसके अंदर डेमोग्राफिक्स से आपसे क्या फ़र्क आपने देखा? देखिए, ये बड़ा एक अहम चीज़ है, इसको आपको समझना चाहिए, और वही बात है, इसमें समझना चाहिए कि बड़ी काम सी बात है। ख़वातीन जो है नर्म दिल होती हैं, ख़वातीन माएँ होती हैं, ख़वातीन जो है वो सरपरस्त होती हैं, बाप भी सरपरस्त होते हैं, ऐसा नहीं होता कि नर्म दिल नहीं होते। लेकिन वो माशरे में बहुत सारी जगहों पे निकल रहे होते हैं। ख़वातीन का जो है वो नर्म दिली, या ये कहें कि उनकी गम को अंगेज़ करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो हमेशा ख़वातीन के अंदर ये सेंटिमेंट एज़ कम्पेयर विद द मेल्स कंपैरेटिवली हाई रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत डिज़ास्ट्रिक डिफरेंस रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली हाई रहा है उसके अंदर। और अभी जो हम देख रहे हैं, उसके अंदर हमें नज़र ये आ रहा है कि दोबारा से, हमेशा से ख़वातीन का मर्दों से ज़्यादा रहा है, और इस दफ़ा भी ख़वातीन का मर्दों से ज़्यादा ही है इसके अंदर। देखिए, इसमें आप इस तरह समझ लें कि मर्दों के अंदर जो है वो 83% लोग जो है वो बाइकआउट का जो है वो कह रहे थे नवंबर 2024 के अंदर। तो उनमें से जो है वो 78% बाइकआउट कर रहे थे मर्दों में। अच्छा, ख़वातीन में से अगर 85 कह रही थी, तो 83% कर रही थी, यानी कि तकरीबन। जबकि उसके मुकाबले में इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन 66% मर्द कहते हैं कि बाइकआउट होना चाहिए, और में से 71% बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन ये 66% जो है पहले 53% थे, यानी जनवरी के अंदर ये 53% थे, और ये बढ़ के 63 पे चले और गए। ये ऑल टाइम हाई क्या था? देखिए, इनकी ये भी जो है ना 70, मतलब ये कि ये जो है वो पहले 81 पे भी रहे, 78 पे भी रहे, लेकिन ये इनका 71% है। लेकिन ये कि ख़वातीन के अंदर तकरीबन 84% है, यानी वो ख़वातीन जो कि एग्री हैं, पहले 66% थी, अब 77% है, और उसके अंदर से 84% है। तो ख़वातीन तो ऑल टाइम हाई है। एक और जो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा हमारे सामने जो सूरत नज़र आ रही है, वो ये है कि एज ग्रुप वाइज वो सेंटिमेंट जो कि नौजवानों में है, वो शायद मिडिल एज ग्रुप या एल्डर एज ग्रुप के अंदर नहीं है। तकरीबन 90% यंग एज ग्रुप जो 15 से लेकर 24 साल के दरमियान का है, 90 से आप 85-80 कर लें इसको एवरेज, ये जो है ना वो बाइकआउट कर रहे हैं, और दे आर वेरी मच फर्म ऑन द बाइकआउट। और इसके साथ साथ ही जो है, जब उनसे ये कहा जाता है कि आपने खुद प्रैक्टिकली किया, तो इनमें से भी 90% लोगों ने कोई ना कोई बाइकआउट किया है। तो जो यूथ का सेंटिमेंट है ये है। तीसरा एक एलिमेंट जो होता है सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन में आप इस तरह समझ लें कि अच्छी सोशो इकोनॉमिक क्लास, एक दरमियानी, एक कमतर, और गरीब जिसे आप कहें। तो उसके अंदर हमें ये सेंटिमेंट जो है वो अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास में ज़्यादा नज़र आता है, जिसके बारे में हमारा ख्याल ये है कि वो अमूमन चीज़ों लाताल्लुक़ होते हैं, वो उससे ज़्यादा है। तो वही बात है, अगर आप इसको मिलाएं कि ये यूथ हैं, ये ख़वातीन हैं ज़्यादा, मर्द नहीं है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, मर्दों के सेंटिमेंट भी हैं, और ये प्रीडोमिनेटली जो है वो अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास है। तो बहुत सारी महंगी प्रोडक्ट्स के अंदर और चीज़ों के अंदर इसका इम्पैक्ट जो है ना वो आना शुरू हो रहा है, जो कि बुनियादी तौर पे जैसे आप ये कहें कि एमएनसीज़ की प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना उसका काफ़ी एडवर्स इफेक्ट है। अच्छा। अच्छा सर, ये आपने आई गेस ये जेन जी और जेन एक्स कहलाएंगे, जिसका सबसे ज़्यादा आई गेस रेशो आ रहा देखिए, इसमें जैन अल्फ़ा भी शामिल है। सही। बुनियादी तौर पे तो यूथ, अगर आप समझें कि जैन अल्फ़ा की डेफिनेशन है 2010 से लेकर 2025 तक पैदा होने वाले लोग। तो समझिए 2010 जो 2012 में है, इस वक्त वो फर्स्ट ईयर में है, ये मैट्रिक के अंदर है। तो ये जो है 15 साल का जो आदमी है, ये जो लड़का जो है, ये नौजवान जो है, ये बच्चा जिसे आप कह लें, तो इनके यहाँ बहुत इम्पैक्ट है। और अगर अच्छा, मैं इसमें ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो जेन जी और जेन अल्फा जो आप बात कर रहे हैं, इन्होंने आप इस डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा बाइकआउट में इन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन क्या इसमें ये एलिमेंट नहीं है कि जिन चीज़ों का बाइकआउट हुआ है उसमें एक बड़ा हिस्सा फास्ट फूड और इन तमाम तर चीज़ों का है? अब ये चीज़ें तो अक्सर और बेशतर खाते ही बच्चे हैं, और जिन्होंने बड़ों ने बाइकआउट कम किया है वो तो वैसे ही घर के खाने वगैरह खाते हैं, तो इसका ये एलिमेंट है कहीं ना कहीं? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसा है। देखें, हर एज ग्रुप की अपनी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल यूथ है तो जंक फूड उसके साथ एसोसिएटेड होगा, CSD यानी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक,
ब्लैक और वाइट और ये सब ये इसके साथ एसोसिएट होगी। जूसेस कंजम्पशन इनके साथ होगी। हॉट बेवरेजेस यानी चाय वगैरह जो है वो एल्डरली ग्रुप के साथ होगी। हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, डिटर्जेंट ले लें, सोप्स ले लें। राइट। देखें आप इस तरह समझ लें कि यूथ की प्रोडक्ट तो अपनी है, लेकिन एक होती है पर्सनल प्रोडक्ट्स और एक होती है हाउस होल्ड प्रोडक्ट। पर्सनल प्रोडक्ट्स का मतलब कि सोप्स और शैम्पूज़ वगैरह जो है ना, ये मेरी पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन उसके मुकाबले के अंदर चाय है, डिटर्जेंट है, मिल्क है, ये सब चीज़ें जो है ना वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं। अब इन तीनों चीज़ों में आप तकसीम करें तो उसके अंदर जो नौजवानों की प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं, मतलब आप भी नौजवान ही हैं तो आप जो है वो ड्रैम ज़ाहिर बात है आपको CSG पसंद होगा। और नीचे चले जाए, छोटी एज ग्रुप में चले जाएँ तो चिप्स वगैरह आपके लिए बहुत फेवरेट होंगे, बिस्किट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे चले जाएँ तो आपके लिए मैं जूसेस की बात कर दी, आपके लिए जो है वो एनर्जी ड्रिंक्स आपके लिए काफ़ी है। तो ये तमाम चीज़ें जो कि यूथ के साथ रिलेटेड है, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट है। फास्ट फूड चेन्स हैं उसके अंदर। फास्ट फूड फैमिली ओरिएंटेड भी है, यानी एक फैमिली भी जाती है और यूथ भी जाता है। तो ये देखिए ये तमाम चीज़ें जो है वो इम्पैक्टेड इनके ऊपर आ रहा है। कम या ज़्यादा किसी भी कैटेगरी के ऊपर हो सकता है। और ज़ाहिर बात है हर एक जो बाइकआउट कर रहा है वो अपनी उसके लिहाज से कर रहा है। डिटर्जेंट का भी हमारे सामने आ रहा है, सोप्स का भी आ रहा है, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव्स वो ले रहे होंगे। लेकिन लोगों का क्लेम ये है कि इन कैटेगरीज के अंदर हमने बाइकआउट किया है। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा मुतासर इस पूरी बाइकआउट कैंपेन से कौन सा सेक्टर हुआ है? मतलब फास्ट फूड हुआ है या फिर हमारे डेयरी? देखिए इसको आप इस तरह से लेना शुरू करें कि एक प्रोडक्ट्स दो या तीन तरीके, दो तरीके का आप तकसीम कर लें। एक वो प्रोडक्ट्स जिनके लिए मेरे लिए बहुत आसान है और उसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। ऑल्टरनेटिव से न सिर्फ अवेलेबल है बल्कि वो क्वालिटी का भी है। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म भी मैं आपके सामने अगर इस्तेमाल करूँ, एक चीज़ होती है सोशल एम्बेरसमेंट। तो जाहिर बात है सबसे ज़्यादा जो चीज़ हुई है वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वो है कोक और पेप्सी। अच्छा, ये है बहुत लो हैंगिंग फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट ये है कि मेरे बड़े बस के अंदर है कि मैं सुबह आपके पास बैठा हूँ और मैं आपसे कहूँ यार कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो, तो आप कोई भी लोकल ब्रांड मंगवा लें। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप इसको और एक और कंडीशन के ऊपर ले लें कि आप जो है वो शादियों में चले जाएँ इस वक़्त, कराची के अंदर आप शादियों में चले जाएँ, तो वो किस शादी के अंदर पेप्सी और कोक कहीं नज़र आ रही होगी। आपको वहाँ पे लोकल ब्रांड्स वहाँ पे नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो एक जगह है सोशल एम्बैरेसमेंट का। अगर मैं वहाँ पे कोक और पेप्सी रख दूँ तो कोई आके मुझसे सवाल करेगा कि यार ये ब्रांड आपने क्यों रखी है, चीज़ें। तो यही बात है। और ज़ाहिर बात है इन कंपनीज़ के बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है और बहुत सारी कंपनीज़ को इससे गेन भी हो रहा है इन तमाम चीज़ों में। तो ये एक चीज़ है जिसको ज़रा समझने की ज़रूरत है इसके साथ। दूसरा ये कि मेरे लिए क्या बस चलता है कि जिसको मैं फौरी तौर पे ड्रॉप कर दूँ और मैं किसी जगह दे दूँ। तो CSD एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ बहुत आसानी के साथ। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो CSD के ऊपर आया है। ये बात आपको काफ़ी नज़र आ रही होगी कि चिप्स उनके बस के अंदर है, छोटे बच्चों के अंदर खासतौर पे चिप्स है, बिस्किट्स उनके, तो वहाँ पे वो ऑल्टरनेटिव्स काफ़ी आपको नज़र आ रहे हैं उसके अंदर, खासतौर पे चिप्स के अंदर। तीसरी चीज़ ये है कि जो बहुत आसान है वो ये है कि मैं फास्ट फूड ना जाऊँ, मैं KFC ना जाऊँ, मैं मैकडॉनल्ड ना जाऊँ या इस तरह की दूसरी चीज़ों में ना जाऊँ, मेरे लिए इट्स वेरी ईजी। तो इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स के अंदर जो है मैं चला जाता हूँ। लेकिन जहाँ पे मेरे लिए ऑल्टरनेटिव्स चैलेंजिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर कैटेगरी के अंदर मेरे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो। जहाँ मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे भी अवेलेबल हो। तो वहाँ पे मेरे लिए जो है ना वो लोकल ब्रांड्स चैलेंज, मतलब लोकल ब्रांड्स को प्रॉब्लम भी हो रही है अवेलेबिलिटी के लिहाज से, बाकी चीज़ों के लिहाज से भी। और वहाँ पे जो है वो डोमिनेट करेंगे मल्टीनेशनल ब्रांड्स। अच्छा सर, अगर हमारे पास कुछ डेटा हो तो स्पेसिफिकली अगर ब्रांड वाइज हम बात करें तो किसको सबसे ज़्यादा हिट पड़ी इस बाइकआउट कैंपेन से? देखिए मैंने फिर ना कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो भी कैटेगरीज के अंदर जो भी ब्रांड्स फॉलो करती हैं, जी। चाहे वो ब्लैक के अंदर आती हो, चाहे वो उसके अंदर आती हो Right. या वाइट के अंदर नजर आती हो, तो इन दोनों ब्रांड्स को जो है ना बहुत ज़्यादा हिट हुई। और रही बात है इसी की जगह अपॉर्चुनिटी मिली, इसी के अंदर जो है वो पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स को मिली। देखिए हर ब्रांड को जो भी MNC की उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिट हुई है, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को कुछ। ऐसा नहीं है कि किसी किसी को हिट ना हुआ, लेकिन उसके साथ हुई है। अच्छा सर, इसमें मैं नाम दे देता हूँ। एक ब्रांड का बोला जाता है कि इसकी लिस्ट में नहीं है, वो है KFC, लेकिन वो इसके लपेटे में आ गया। तो ये क्या सही है? इसके बारे में अगर वजाहत देखिए कर दो। KFC, देखिए लिस्ट उसके अंदर जो ये BDS मूवमेंट की जो लिस्ट उन्होंने पब्लिश की हुई है उसके जी। अंदर KFC नहीं है। लेकिन KFC इज़ अ मल्टीनेशनल ब्रांड, ये तो सबको पता है। सही। ठीक है। एक वो है कि BDS की लिस्ट की जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और एक वो है कि जो इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसे में इसराइल की सपोर्ट, इसराइल की मुखालिफत के नाम के ऊपर हर मल्टीनेशनल आ जाती है। हो सकता है कि यूनिलीवर के बारे में लोगों को पता ही ना होगा, ये नीदरलैंड की कंपनी है और नीदरलैंड पता नहीं सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके साथ, लेकिन उस लिस्ट में उसका नाम मौजूद है। लेकिन KFC का नाम उसके अंदर उस तरीके से मौजूद नहीं था। लेकिन ये कि सही बात है हमारे पास ये है कि MNC की ब्रांड, तो लोगों ने MNC की ब्रांड के नाम के ऊपर KFC को हिट किया है। उन्होंने KFC की उनकी बड़ी सेल ज़्यादा। अच्छा, एक और बात ये है कि जो ज़्यादा दिखता है उसको ज़्यादा इफेक्ट होता है, जो ज़्यादा बड़ी ब्रांड होगी, जो ज़्यादा उसके आउटलेट्स होंगे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा सर, एक तो होता है बाइकआउट, लेकिन हमने अभी बीच में देखा पूर्ण तशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं। तो पहले इसकी वजाहत कर दे कि भाई बाइकआउट एक अलग चीज़ है और ये वाक़यात अलग चीज़ है। देखिए मैं आपको और ये करूँ कि देखें जो बैकआउट कैंपेन है, जो इस वक्त जो बैकआउट कैंपेन जो राइट नाउ चल रही है, उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि सीवियरिटी ऑफ द इंसिडेंट्स या सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम इन द गज़ा इज़ सो मच हाई
और इतने डेवस्टेटिंग हैं कि लोग जो है वो उनके लिए एक परेशान है। हर आने वाली खबर जो है वो बड़ी परेशान होती है। तो उसके अंदर सेंटिमेंट भी हाई होते हैं। देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो कोई भी क्रिएट कर सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये हो सकता है कि किसी ने उनको सपोर्ट किया हो कि भाई जनाब मेरी जाके वेंडलाइज कर दें। इसके बारे में तो अल्लाह ताला जानता है और हम तो नहीं जानते उसके बारे में क्या चीज़ है। लेकिन बहरहाल जो चीज़ एक नज़र ये आई है, इस दफ़ा नज़र ये आई है कि डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से एक तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे कि लोग, नंबर एक तो ये है कि पहली दफ़ा जो है वो पिछले 2 सालों में अभी तक ये तो होता रहा है कि मल्टीनेशनल के बाहर मुज़ाहरे होते रहे हैं, आप खड़े रहे और लोगों को आप तान ताश करते रहे कि जो भी आदमी आया है कि तुमने क्यों लिया, लेकिन किसी ने जाके किसी एक गिलास को भी नहीं तोड़ा था अंदर की जाके ना। ये बाहर मुज़ाहरे में बहुत मैकडॉनल्ड के बाहर भी हुई, KFC के बाहर भी हुई चीज़ें हुई, देखिए इस तरह की। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा में मेंटलाइजेशन नज़र आएगी जिसके अंदर जाके तोड़ फोड़ हुई। ज़ाहिर बात है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मज़हबी एलिमेंट जो पहले इस तरह की चीज़ों में एलिमेंट में इन्वॉल्व नहीं था, वो इन्वॉल्व हुआ उसके अंदर। फिर एक और चीज़ जो हमें नज़र ये आई वो ये है कि मुख्तलिफ जो मार्केट एसोसिएशंस होती हैं, उन्होंने भी जो है ना वो इस बारे में बड़े लाउड एंड क्लियर एक स्टांस लिया है कि हम आपकी प्रोडक्ट्स नहीं रखेंगे, हमारी मार्केट में आपकी सप्लाई ना है। कुछ तरह की चीज़ें हुई हैं। हो सकता है कि उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल मोटिव हो, उसके पीछे कोई ना कोई सेक्टेरियन मोटिव हो, उसके पीछे कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन इस तरह की चीज़ें इस दफ़ा इमर्ज हुई हैं। अब इसके पीछे ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इनके खिलाफ इन्होंने किया है, उनके खिलाफ इन्होंने किया है, तो उसके बारे में कहना जो है वो मुश्किल है। मतलब राय तो आदमी कोई भी कायम कर सकता है। वैसे मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ इनिशिएटिव है इसके अंदर बनिस्बत इसके कि किसी ने किसी को स्पॉन्सर किया हो। अच्छा सर, मैं अपने दोस्तों में एक चीज़ देखता हूँ, सब लोग मतलब हमारी एज ग्रुप तो वाकई बाइकआउट को सीरियस ले रहा है। ये लोग बाइकआउट करना चाहते हैं, लेकिन इनके ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। ये बोलते हैं यार हमारे ब्रांड्स जो है ना, वो कुछ चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे। तो अगर आप बता दें यार हमारे जो लोकल जो ब्रांड्स हैं, वो अपॉर्चुनिटी को किस तरह मज़ीद अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते थे? देखिए, बुनियादी तौर पे मार्केटिंग के 4 बड़े पीस हैं। 4 पीस ऑफ द मार्केटिंग कहलाती है। प्राइस, प्रमोशन, प्लेसमेंट और प्रोडक्ट। तो पहली चीज़ है प्रोडक्ट। तो सवाल ये होता है कि जो लोकल अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, तो क्या उनकी प्रोडक्ट उस क्वालिटी की है जिसको मैं रिप्लेस करने के लिए जा रहा हूँ? तो मैं किसी सेंटिमेंट के अंदर 1 या 2 दफ़ा तो इस्तेमाल करूँगा, दूसरी और तीसरी दफ़ा इस्तेमाल नहीं करूँगा उसको। ये मेरे लिए इसको रिपीट परचेज़िंग जिसे आप कहें कि एक मार्केटिंग की टर्म होती है इसमें आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, फिर ट्रायल जनरेट करते हैं, उसके बाद लॉयल्टी आती है। तो लॉयल्टी तो आपने अवेयरनेस क्रिएट करके ट्रायल आपने जनरेट कर लिया, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होगी तो आपकी लॉयल्टी या कंज्यूमर रिटेंशन नहीं है, यानी कि एक कंज्यूमर बार-बार नहीं खरीदेगा आपकी। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिसके अंदर आप ये सवाल उठाना चाहिए कि क्या हमारी प्रोडक्ट उस क्वालिटी की आ रही है अल्टरनेटिव? मैं एग्ज़ाम्पल नाम लेके देता हूँ कि आपके सामने कबाबजी एक प्रोडक्ट है। कबाबजी ने एक अल्टरनेटिव के तौर पे सामने आया है। उनका एम्बियंस, उनका माहौल वैसे ही है जैसा कि किसी भी मल्टीनेशनल का होता है। उनकी प्रोडक्ट की सर्विसिंग ऐसी है। उन्होंने जो प्रोडक्ट क्वालिटी देने की कोशिश की है, किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन ये प्रोडक्ट क्वालिटी उन्होंने अच्छी देने की कोशिश की है। तो अगर आप एक जंगल की आग की तरह से वो कबाबजीज़ खोलेंगे तो आपको उसके अंदर रश नज़र आता है, लोग नज़र आते हैं। उसके मतलब ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई रिपीट परचेज़ है उसके अंदर। नहीं, मतलब एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिली जिसको उन्होंने कैश कराया। इसको मज़ीद बेहतर करा सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसके ऊपर वो काम नहीं कर रहा है, जैसे आप भी कह सकते हैं। तो एक तो हो गई प्रोडक्ट, दूसरी चीज़ हो गई प्राइस। क्या मैं उसी प्राइस के ऊपर दे रहा हूँ? एक अमूमन हमारे लोगों का ख़्याल ये है कि वो प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तानी है वो सस्ती होनी चाहिए उस ब्रांड से कि जो कि MNC की हो। शायद इसमें हो सकता है कि क्योंकि उनको पैसे बाहर भेजने होते हैं, उनके टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। एक तो वो फेयर होते हैं। उनकी एक बात को ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों में टैक्स की चोरी होती है, उनके यहाँ वो टैक्स की चोरी नहीं होती। दे आर मोर ट्रांसपेरेंट देन द पाकिस्तानी कंपनीज़। लेकिन ये कि उस फेयरनेस के अंदर क्या होता है, इस बात का भी एक अहम सवाल है कि उनकी जो है वो प्राइसिंग उन्होंने किस तरह की रखी हुई है। बाद सूरतों में ये भी नज़र आया है कि लोकल ब्रांड ज़्यादा महंगी हो गई है बनस्बत MNC ब्रांड्स की। तो जो रही बात है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे कहे ना, तो ये एक टर्म होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके अंदर आप कोई गेन कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप मीन होके गेन कर रहे हैं या आप सिंसियर होके गेन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी जगहों पे हमें मीननेस नज़र आती है। तीसरी चीज़ हो गई आपकी प्रमोशन। तो प्रमोशन के ऊपर हमारा क्या काम है? तो क्या हमने फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं भी चले जाएँ, आपको KFC के आपको आउटडोर बैनर्स नज़र आते हैं, होर्डिंग नज़र आती है, जिसे आउट ऑफ होम एडवर्टाइज़मेंट कहते हैं। आपको किसी की एडवर्टाइज़मेंट नज़र आई? नहीं। जब आप मैं तो मादर सॉरी आपको बीच में काटूंगा, बल्कि अब तो ये मीम्स के तौर पे भी लोग शेयर करना शुरू हो गए हैं कि भाई बाइकआउट हो रहा है, ड्रिंक्स की सॉफ्ट ड्रिंक्स से बाइकआउट हो रहा है, लेकिन जिस चीज़ का बाइकआउट कर रहे हैं, जो हमारे लोकल जो कोलाज हैं, उसको ठंडा इसराइल का फ्रिज ही कर रहे हैं। ये एक अलग सवाल है, मैं उस पे भी आता हूँ। तो चौथी चीज़ तो हो गई कि प्रमोशन आपको कहीं किसी की नज़र आ रही है? आपको टेलीविज़न पे कुछ ब्रांड्स के इश्तिहार नज़र आ रहे हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे आ जाएँ कि प्रमोशन का सवाल सिर्फ़ ये नहीं होता है, प्रमोशन देयर आर सो मेनी प्रमोशंस। एक तो है टेलीविज़न एडवर्टाइज़मेंट, दूसरी हो गई डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट, डिजिटल के टूल्स हैं, आपको उसके अंदर आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि पॉइंट ऑफ परचेज़, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ परचेज़ और पॉइंट ऑफ सेल का मतलब दुकान, उस दुकान के ऊपर आप क्या कर रहे हैं। रोड साइड शॉप्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं,
तो रिटेल आउटलेट्स के ऊपर आपकी वाली बात कि मैं अपना कुछ चैनल रखने को तैयार नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ KFC और मैकडोनल्ड के पे एज अ पैरासाइट के तौर पे आ जाऊँ। तो क्या मैं उसके अंदर भी अपनी अवेलेबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। और इस तरह की जो प्रोडक्ट या हमारी एक ज़माने में होती है स्टॉक कीपिंग यूनिट्स या SKUs, यानी कि साइजेस मल्टीपल, कि मैं सेम साइजेस को मैच कर रहा हूँ, तो बहुत सारी जगहों पे मैं सेम SKUs नहीं लेके आ रहा। तो मैं अपॉर्चुनिटी को तो गेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये ज़रूर रखा है कि अगर आप जाएंगे तो किसी के भी जो रोड साइड शॉप्स होती हैं उसके काउंटर होते हैं, काउंटर के ऊपर आपको रखी हुई बोतलें नजर आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद अगला स्टेप जो है वो आपको कोई ठंडी मिलेगी, ठंडी तो आपको पेप्सी या कोक की उसमें रखी हुई मिलेगी। आखिरी चीज़ आ जाए तो आपके जो है वो प्राइस हो गई, प्लेस हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे सामने चैलेंजेस है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस हैं कुछ जेन्युइन है और कुछ वैसे हैं कि सही बताइए, जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यू नीड द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट टाइम के ऊपर ही करनी चाहिए। तो कितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, कितनी उन्होंने अवेलेबिलिटी के ऊपर काम किया, शॉप्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर कितने उसके साथ पहुंचे। लेकिन हमें एक और मसला, उनको जो बहुत जेन्युइन इशू लोगों ने पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स को चैलेंज करना पड़ रहा है, वो है मॉडर्न ट्रेड्स। मॉडर्न ट्रेड्स में हमारे सामने बहुत सारी हैं, वही बात है उसके अंदर सोशल इकोनॉमिक क्लास, अपर सोशल इकोनॉमिक क्लास भी जाती है। वहाँ पे शेल्फ स्पेस और वहाँ पे अवेलेबिलिटी के जो लोकल ब्रांड्स, जो लोकल चेन्स के ओनर्स हैं, वो जो पैसे मांग रहे हैं किसी ब्रांड को सिर्फ अभी इन लिस्ट में इंडक्ट करने के 3 मिलियन रुपीज़ मांग रहे हैं, 30 लाख रुपए मांग रहे हैं। उसके बाद शेल्फ पे रखने के 1 करोड़ रुपए के करीब की जो है वो बात की जाती है। और उसके बाद बाकी चीज़ें और उसका एटीट्यूडल इश्यूज बहुत हैं। तो यही बात है, लोकल ब्रांड्स तो वहाँ पे नहीं आ सकती। उसके मुकाबले में उन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इसमें कोई कबाड़ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने प्राइवेट लेबल्स, एक टर्म होती है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि किसी भी फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोर का नाम आपके सामने ऐसे ही मैं ले लेता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि अकबर स्टोर है एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में और कराची के अंदर, उसकी 6 चेन्स हैं। अकबर स्टोर ने अपना एक डिटर्जेंट ब्रांड लॉन्च कर दिया। अब उसकी क्वालिटी क्या है, चीज़ें क्या है, अलग अपॉर्चुनिटी दी, लोगों ने ऑल्टरनेटिव के तौर पे लिया, लेकिन क्या वो क्वालिटी वाइज डिलीवर कर सका, नहीं कर सका। तो लॉयल्टी जो मैंने फिर अवेयरनेस ट्रायल लॉयल्टी जो है ना क्रिएट नहीं हो सकी एट द एंड ऑफ द डे। इसके मुकाबले में MNCs ने बहरहाल लोकल एडवर्टाइजमेंट की चीज़ें की हैं, उन्होंने अपनी की। तो इस कंपटीशन के अंदर इसको समझना चाहिए कि हमारे वो लोकल ब्रांड जिनके पास अपॉर्चुनिटी थी, उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उन्होंने क्या किया। लेकिन उसके साथ ही एक और बात भी समझ आनी चाहिए, देयर आर सो मैनी लोकल ब्रांड्स विच आर लीडिंग द मार्केट, दे आर परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली गुड, फिनोमिनल। आप इस तरह समझ लें कि आपके सामने EBM है, इंग्लिश बिस्किट, सुपर बिस्किट का कोई कंपैरिजन नहीं, लोकल ब्रांड्स। आप आ जाए कैंडी लेन, टॉफ़ीज़ के अंदर इनकी है। वॉल का फूड मुल्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त। आप आ जाएँ बिस्कोनी, बिस्कोनी के जैसे कहें कि थोड़े से प्रीमियम ब्रांड की रेंज है, एक्सट्रीमली गुड। शंग्रीला फूड, शंग्रीला जो है उसके बल्कि टेक्निकली वो यहाँ मौजूद है। केचप के अंदर नेचुरल फूड, नेचुरल के मसाले, नेचुरल के पिकल्स। उसके बाद आप आ जाएँ शान फूड, शान ने नूडल्स भी अपने लॉन्च किए, शान के मसाले भी अपने, शान का केचप भी है उसके साथ, डिपिट, ये सब लोकल ब्रांड्स हैं। और अब यू नेम इट देयर वी हैव अ लिस्ट। लेकिन ये तमाम क्वालिटी की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, मार्केटिंग के लिहाज से अपनी तमाम चीज़ें पूरी कर रहे हैं। जब वो पूरी कर रहे हैं तो वो जो है वो मार्केट के अंदर स्टैंड हाई, वो कंपटीशन के अंदर है, वो एक अच्छा टाइम MNCs को भी दे रहे हैं और अपनी चीज़ें भी गेन कर रहे हैं। लेकिन आप एक प्राउडली और चीज़ों के साथ, आपको पता भी नहीं होती कि यार मैं जो है लोकल ब्रांड्स इतनी उसके साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन तमाम लोकल ब्रांड्स हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन वो इन तमाम 4Ps पे काम कर रही हैं। अब किसी 2P पे काम करें, किसी 2P पे काम ना करें, और आप चाहते हैं कि इस वेव से मैं किसी अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले लूँ, मैं ब्रांड बिल्डिंग ना करूँ, तो हो सकता है कि 1 साल के बाद चीज़ें इंसान जिससे कहें कि भूल जाने वाला है, कुछ ऐसे के बाद वो भूल जाएगा, वो ब्रांड लॉयल्टी रखेगा। ब्रांड की क्वालिटी रहेगी तो वो कंटिन्यू रखेगा, वरना वो कंटिन्यू नहीं रखेगा। अच्छा सर, जस्ट क्विक क्वेश्चन, आपने शुरू में बताया कि भाई जब ये हाइक आई थी तो उसका ज़्यादातर ताल्लुक ये था कि जब वहाँ पे जारियत बढ़ रही थी तो सेंटिमेंट्स का आपने एक नाम दिया, लेकिन आपने कहा ये काफ़ी नहीं होता, मतलब हमारे लोकल जो ब्रांड्स हैं उन्होंने कुछ मिस किया। तो वो दो चीज़ें कौन सी हैं, अगर आप जस्ट क्विकली बता दें, जो बाइकआउट को सक्सेसफुल बनाने के लिए लॉन्ग टर्म ज़रूरी हैं। देखिए, प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी की बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन भी है हमें उसके अंदर। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी का होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन का होना। अवेलेबिलिटी जब तक नहीं होगी, तो मैं अगर इश्तिहार देख रहा हूँ किसी एक चीज़ का, तो मैं जब जाऊँ मोहल्ले की दुकान के ऊपर, एक एग्जाम्पल इसमें आपको लेता हूँ, मैं बचपने में और आपके छोटेपन में एक आता होगा, गाय सोप का आपने नाम सुना होगा ना। गाय सोप का ऐसा ही। इश्तिहार आता था, वो लात मारती थी, तोप चलती थी, बहुत इंटरेस्टिंग सा उसका जो है ना। लेकिन गाय सोप मैं अगर लेने के लिए दुकान पर जाऊँ तो इश्तिहार तो उसका बहुत होता था। ईद बकरीद तो इतनी चलती थी फ्रिक्वेंसी से कि कोई नहीं। सेम इज़ हियर, इसके अंदर जो है वो जब तक आप उसके साथ ना हो, अपने इमेज के साथ आप ना खड़े होंगे। देखें, मार्केटिंग इज नॉट द बैटल ऑफ प्रोडक्ट, इज द बैटल ऑफ परसेप्शंस। आप क्या परसेप्शन क्रिएट करते हैं, आप क्या चीज़ क्रिएट करते हैं। तो जाहिर सेंटिमेंट्स आर हाई उसके अंदर। जाहिर बात है, बहुत सारी ब्रांड्स इसमें गेन किया, बहुत सारे ब्रांड्स ने सफ़र किया। आपने KFC का नाम लिया, मैं तो आपने कहूँगा डालडा
घी ने भी सफ़र किया है उसके अंदर, क्योंकि डालडा का कोई ताल्लुक बहुत पहले किसी ज़माने में वो किसी एमएनसी का हिस्सा होता था, तो बहुत ही लोकल ब्रांड है उसके साथ है। लेकिन जब कोई चीज़ चल रही होती है रवा रवी में, तो वो किसी के बैक ऑफ द माइंड में, तो डालडा घी ने भी जो है, वो डालडा तेल ने भी जो है सफ़र कर दिया उसके अंदर, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं। उसके अंदर अगर आप अच्छे, अगर मतलब थिंक हाई, और आप अच्छे स्ट्रेटजी के साथ जाने की कोशिश करेंगे चीज़ों के साथ, आप सिर्फ उस मौके से फ़ायदा उठाने के बजाय जो है ना, ब्रांड बिल्डिंग पे पढ़ लिख के काम करेंगे, तो फिर आपके लिए फ़ायदा होगा उसके। यानी वो जो एक काउंटर नैरेटिव आता है कि भाई हम बाइकआउट करना चाहते हैं, तुर्की वालों ने किया तो उनके पास 10 ऑल्टरनेटिव थे, हमारे पास ऑल्टरनेटिव ही, तो हम क्या करें, तो वही वाली बात आ गई मैं है। कनाडा गया, जी। तो मुझे वहाँ पे जो है वो, जैसे मैंने आपसे कहा ना, प्राइवेट लेबल्स के अंदर जो है, वहाँ पे जो जितनी मॉडर्न ट्रेड्स थी, सबने प्राइवेट लेबल्स लिए थे, लेकिन उनकी क्वालिटी, चाहे वो ब्लैक की हो, चाहे इवन उन्होंने डाइट कोला और तमाम चीज़ें भी लॉन्च की हुई थी। और आपको कभी भी, अगर आप ब्लाइंड टेस्टिंग का मतलब है कि आपको ना बताया जाए कि यार ये कौन सी है, ये कौन सी है, तो आप वाकई नहीं कर पाएंगे, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, बाकी ममालिक में भी, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स दिए जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव एस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस क्वालिटी और किस चीज़ों के साथ जो है ना, वो आप पाकिस्तानियत का दिखा के, या कोई और चीज़ें करके, एक अपने रास्ते में चलते हुए, अगर आपने देखा हो तो एक ब्रांड है शैम्पू का, जो इश्तिहार दे रहा है, उसके कोने के ऊपर जो है ना, फ़लस्तीन का झंडा और तस्वीर लगाई हुई है, और सब गो के अलग वाले खातून की तस्वीर है, उसके बाद उसकी भी लगाई हुई है। तो मेरा ख्याल है कि आप क्वालिटी के ऊपर काम करें, आप अवेलेबिलिटी के ऊपर काम करें, आप प्रमोशन के ऊपर काम करें, आप अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइस दें, और प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ जब काम करेंगे, तो आपकी रिटेंशन हाई होगी, आपका कन्वर्जन भी होगा, आपकी चीज़ें भी होगी। लेकिन अगर आप यही सब कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहते हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते। यू नीड टू वर्क लॉन्ग टर्म। सही। अच्छा सर, मैं आपकी वो रिसर्च देख रहा था, उसके अंदर आपने यूनिलीवर को एक जगह मेंशन किया है कि उन्होंने कुछ अच्छा प्ले किया है, जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ, तो उसकी वजह आप बता सकते हैं उन्होंने किस क्या ऐसा देखिए, खास किया है? उन्होंने क्या किया है, इस बात को समझने की कोशिश करें कि उनके ब्रांड्स में, आपको उनके इश्तिहार में आपको कौन लोग नजर आते हैं? आपके जैसे लोग, आपके घर की खवातीन, आपके घर के बच्चे, आपके घर का, आपका मोहल्ला, आपकी चीज़ें चीज़ें वो कोई बाहर की चीज़ तो नहीं दिखा रहे, वो रिलेट कर रहे हैं सोसाइटी के साथ, और वो चीज़ों के साथ साथ में, वो ये जो 4 P में आपको तमाम चीज़ें दी, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं एक दो दफ़ा से किसी वजह को जा सकता हूँ, या फिर मुझे जब क्वालिटी की चीज़ नहीं मिलेगी, जब मुझे हेयर केयर के अंदर भी अच्छी चीज़ नहीं मिल रही होगी, जब मुझे स्किन केयर के अंदर अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, जब उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो और मुझे अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट भी है तो अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? तो ये वजह से दे परफॉर्म गुड इन टर्म्स कि उन्होंने अपने आप को, जैसे कहे कि इस चैलेंज को उन्होंने लिया, और चैलेंज के साथ उन्होंने लोकलाइज्ड, मतलब थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली, तो दे एक्ट लोकली, दे आर परफॉर्मिंग गुड। अच्छा सर, बाइकआउट का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, तो एक चीज़ को हमने बाइकआउट के साथ मुंसलिक कर दिया, मतलब हमने देखा कि पीएसएल के अंदर स्टेडियम्स खाली थे, तो सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई बाइकआउट की वजह से नहीं आ रही। तो ये इसकी अगर आप बता दें, क्या ये ऐसी ही है? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। अच्छा। देखिए, पीएसएल को पहले तो समझ लेना चाहिए कि हमने ये भी टर्म देखी, बाइकआउट पीएसएल में, क्यों बाइकआउट पीएसएल? पीएसएल किसी मतलब यूनिक प्रोडक्ट है, क्या चीज़ है? पर पीएसएल पाकिस्तान का प्राइड है, पीएसएल पाकिस्तान का फ़ख्र है, पीएसएल की एक पूरी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का, अगर आप ये कहें कि अगर कोई पाकिस्तानी कोई ब्रांड है, तो वो टेक्निकली पीएसएल है। पीएसएल ने इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान लेके आई। जब आपके मुल्क के अंदर कोई खिलाड़ी आने को तैयार नहीं था, इट वाज द पीएसएल स्ट्रेटजिकली, जो कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट आई इसके अंदर। इसी पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत ही पीएसएल की वजह से दूर दराज के इलाकों से, कोई बहुत ही केपी के बहुत ही जैसे आप ये कहें कि रिमोट एरिया से, आपको सिंध के रिमोट एरिया से, आपको पंजाब के रिमोट एरिया से, मैदानी इलाकों से आपको खिलाड़ी मिलते हैं। आपको मिलता है कि जो हारिस जैसा खिलाड़ी मिलता है, आपको शाहीन जैसे खिलाड़ी मिलते हैं, आपको इंटीरियर सिंध से जो है ना, आपको खिलाड़ी मिलते हैं। तो ये पीएसएल का कंट्रीब्यूशन है, मतलब वन शुड अंडरस्टैंड और वन शुड रियलाइज कि पीएसएल का कंट्रीब्यूशन है। और पीएसएल जाहिर बात है, इट्स ऑल एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द नेशनल स्पिरिट, नेशनल यंगर। और उसके बाद जो चीज़ है वो है क्रिकेट, खुद क्रिकेट है इट्सेल्फ। क्रिकेट की क्वालिटी और क्रिकेट की, इससे पीएसएल इफेक्ट होता है। बुनियादी तौर पे आपकी टीम की पिछले 2 साल से कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, इंतहाई ख़राब परफॉर्मेंस। जैसे बांग्लादेश की टीम भी आई तो आप हार गए, फिर आप न्यूजीलैंड की टीम से कुछ जीत गए, और अभी आप आगे न्यूजीलैंड का मैच था, बिल्कुल उससे पहले हमने पूरी नील की सीरीज से हमने हारी। यानी वही आपके, यूएसए से हार गए हम लोग, नेट हाँ। वो तो सबसे इस, हार गए। अच्छा, दूसरी ये है कि हमारे जो स्टार्स हैं, मैं कुछ काम कर रहा था, तो उसके अंदर हमने देखा कि भाई पहले जो स्टार्स थे, एक ज़माने में विल्स जो है ना, वो अलाउ था फॉर सिगरेट को प्रमोट करना। विल्स ने जो है ना 5 खिलाड़ी लिए हुए थे, जिस पर उन्होंने पूरी सीरीज़ बनाई थी। उसके अंदर जावेद मियां थे, आप जानते हैं जावेद मियां को, आप आसिफ इकबाल को जानते हैं, आसिफ इकबाल के ऊपर थी। उसमें इमरान खान थे, इमरान खान को जानते हैं। उसके अंदर माजिद खान थे, माजिद खान का ज़हीर अब्बास है। अब ये इनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी। इस वक्त जो भी पीएसएल के ऊपर इम्पैक्ट है, इज द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, इज नॉट द बाइकआउट।
स्टेडियम में आना ना आने का ज़्यादा ताल्लुक जो है वो बुनियादी तौर पर बाइकआउट से हमने सर्वे में हमने मालूम किया कि इसका भी आरपीएस सर्वे है। हाँ हमने सर्वे किया, सिर्फ 9% लोगों ने कहा कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, जस्ट 9%। हाँ। बाकी जो टीम की परफॉर्मेंस है, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट के अंदर। अच्छा, कुछ तो लोग ये ताल्लुक ही बोलते हैं कि नहीं हम लोग देखते तो हैं लेकिन टीवी पे देखते हैं। है। देखिए वो एक अलग चीज़ है कि अच्छा। बुनियादी तौर पे पहला तो सवाल ये है कि कितने लोगों ने देखा। हाँ। जितने लोगों ने देखा, कम से कम 15 मिनट देखा, जैसे आप कहें डेफिनेशन बनाएंगे 15 मिनट देखा, ये डिक्लाइनिंग पे, ये ऑल टाइम पीएसएल की तारीख का सबसे कम इसकी व्यूअरशिप आ रही है। इसकी क्यों व्यूअरशिप कम आ रही है? इट्स द परफॉर्मेंस, इट्स नॉट द टूर्नामेंट, इट वाज नॉट द बैकआउट। आपकी टीम की परफॉर्मेंस ही नहीं है, कोई स्टार ही नहीं है। अभी आप देखें ना, आज ही टीम अनाउंस हुई है ना, तो उसके अंदर वो स्टार तो है ही नहीं। वो जिनको आप स्टार कहते थे वो आखिरी 2 नंबर के ऊपर उनके दरमियान मुकाबला है पीएसएल के अंदर। तो और कोई वाओ, मतलब पीएसएल के अंदर भी माशाल्लाह से कल वो एक आ रहा था कि किस टीम ने कितने कैचे छोड़े। तो वो एक फॉर एग्जाम्पल अभी बीच में एक मैच था उसके अंदर, तो उसके अंदर जो है ना आखिरी ओवर के अंदर एक टीम ने कोई 3 कैचे छोड़ दिए और दूसरी मतलब कैचेस मिस द मैच, तो दूसरी टीम जीत गई। लेकिन ये कितनी पुअर परफॉर्मेंस थी कि 3 कैसे छूट गए। तो आपकी परफॉर्मेंस ऑफ द टीम ड्राइव द व्यूअरशिप ऑफ द क्रिकेट और इंटरेस्ट इन द क्रिकेट। आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी कुछ चीज़ नहीं आएगी। तो पीएसएल इज मोर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस। पीएसएल में लोगों का इंटरेस्ट कम होना या ना देखना उसकी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि टीवी पे ज़्यादा देखते हैं, डिजिटल पे ज़्यादा देखते हैं। देखिए एक तो डिजिटल के प्लेटफॉर्म बहुत हो गए। फॉर एग्जाम्पल तमाशा, दे डिड अ वंडरफुल जॉब, उन्होंने आपके ऑल्टरनेटिव दिए, उन्होंने तम माइको आ गया, आपके टैब मैट आ गया, और बहुत सारे जिस आप ये कहें कि बीइंग करके उसने भी वो लिया हुआ है। इसके अलावा यो फोन भी दिखा रहा है, हर एक दिखा रहा है, उसके अंदर जोन भी दिखा रहा है, हर एक अपने प्लेटफॉर्म से। तो अगर मैं डिजिटल की लेकिन मेरी इन्वॉल्वमेंट और स्पेंड ओवर टाइम जो कि डिजिटल में गुजरता है इस वेरी वेरी लो एज कम्पेयर विद द टेलीविजन। जो मैं टेलीविज़न पे देखता हूँ ना, उसकी ग्रेविटी, उसकी चीज़ें, उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर विद जितने लोग देख रहे थे। हमारे पास एक हम फेज़ वाइज करते हैं, एक फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, भी हमारा फेज़ 3 चल रहा है पीएसएल का। तो फेज़ 1 के अंदर डिजिटल ज़्यादा था, फेज़ 2 में कंपैरेटिवली टीवी बेहतर हो गया। जितने भी लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा मैं इस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने लोगों ने भी देखा उसमें कंपैरेटिवली टीवी थोड़ा सा बेहतर हो गया। कहने का मकसद ये है कि डिजिटल पे देखने का भी एक ये है कि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कम है, तो डिजिटल पे जो है ना वो मेरा जोर बढ़ जाता है। यानी जो लोग देखते हैं वो डिजिटल, बस मैं देखा, स्कोर देखा, थोड़ी सी कुछ 2-4 लाइनें ये वो देख लिया, एक ओवर देख लिया, उसके बाद मैं आगे चला गया, अपडेट किया, मैंने आगे चला गया। मैं उसके साथ कंसिस्टेंटली जो है वो उसके ऊपर इसके, और नहीं पता किस टाइम के ऊपर आ रहा है, ये बड़ा अहम है। तो इसमें अगर ये मैचेस रात में आ रहे हैं तो ये तो टीवी व्यूअरशिप का टाइम है, तो टीवी की और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं, ड्रामे चल रहे हैं, उसके साथ साथ में मैच, इसको देखना चाहिए। तो पीएसएल के ऊपर बाइकआउट का इम्पैक्ट उतना नहीं है जितना परफॉर्मेंस का है। सही। अच्छा, बस सर टुवर्ड्स द एंड इस बाइकआउट का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपने शुरू में बताया कि जारियत बढ़ती है तो एकदम से हाइक आ जाता है, फिर जंग बंदी दिखती है तो फिर ड्रॉप आ जाता है, तो उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे जो जंग का मुस्तकबिल है, अगर ये जंग कंटिन्यू रही तो वही बात है, ये चीज़ें सस्टेन करेंगी और अल्लाह ताला करे कि जाए कोई चीज़, अल्लाह ताला वहाँ पे कोई अच्छी खबरें पहुँचाए और लोगों को सुकून दे जितने जबर और जुल्म के अंदर हैं वो। तो वही बात है, दुर्गुम के आंसू होता है। तो पहली तो बात तो ये है कि वो जो अल्लाह करे एज सुन एज पॉसिबल रुके। जब वो रुक जाएगी तो कोई गर्द जो है ना वो बैठेगी, चीज़ें किस जानिब जा रही हैं, क्या नहीं जा रही। यही बात है, इस वक्त एक इंटरनेशनल फिनोमेना बहुत सारे चल रहे हैं, उनकी मूवमेंट की बात हो रही है, लीबिया से बात हो रही है, मिस्र के शहरों में रहने की बात हो रही है, ये सब चीज़ें मुज़ाहमत चल रही है। तो ये सब चीज़ें अभी मौजूद हैं। जब ये तमाम चीज़ें कहीं सेटल डाउन होती हैं, ज़ाहिर है आज की एक डेवलपमेंट बड़ी अहम है कि यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि आप जो है ना उनके साथ इसराइल के ऊपर प्रेशर है, तो अल्लाह ताला करे कि ये चीज़ें जो है वो रुके। तो उसके बाद जो है ना फिर वो ब्रांड सर्वाइव करेगा, वो ब्रांड आगे बढ़ेगा जो बुनियादी तौर पर क्वालिटी की प्रोडक्ट देगा। क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वही 4 पीस ऑफ द मार्केटिंग के अंदर जो काम कर रहा होगा, जो इस पर काम नहीं कर रहा होगा, वो ड्रेन आउट हो जाएगा। सर क्या करना है ये तो आपने बता दिया, लेकिन मैं बस आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। आपको लगता है क्या है कि जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं वो अभी भी सिर्फ इस जितने अपॉर्चुनिटी इसी पीरियड को अवेल करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म अपनी मार्केट बनाने के लिए कुछ करेंगे? लगता है क्या आपको? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक जो उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज में वो जो चीज़ें उन्होंने मुझे, मैं कोई बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ उसके अंदर। देखिए लोग, जो टीम होती है ना वो लोग काबिल होते हैं, ऐसी बात नहीं होती। टेक्निकली ये सब ओनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना, वो क्या एनालिसिस करते हैं, उनके नज़दीक ब्रांड के बारे में परसेप्शन क्या है, वो कहाँ लेके जाना चाहते हैं, वो क्या ख्वाब देख रहे हैं। जब तक वो अच्छे ख्वाब देखेंगे तो उन ख्वाबों के मुताबिक वो अपनी ब्रांड को करेंगे। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, एक अच्छा ट्रायल जनरेट हुआ है, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट के ऊपर वो काम करे। मैं आपको पहले ही बताया कि एक सीरीज़ ऑफ द ब्रांड्स है जो पाकिस्तान में डोमिनेट कर रही है एमएनसीसी के। आज से नहीं, इसका कोई ताल्लुक इस वॉर से नहीं है, वो ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों से पहले भी डोमिनेट कर रहे हैं। इसका भी उनको कोई ना कोई एडवांटेज मिला होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो ऑलरेडी दे आर एक्सट्रीमली गुड।
तो वो ब्रांड्स जो है उनके सालों में जैसे डालडा सफ़र कर गया, KFC सफ़र कर गया, वो के लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये तमाम परफॉर्म्स जो है ना बहुत अच्छे कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी, प्राइसिंग और आप इमेज क्या क्रिएट करते हैं। अगर आपने सही इमेज नहीं क्रिएट किया हुआ है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, तो वो तेरे नीम कश के जिसका ना हो कोई हदफ, तो वो उसके साथ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं कि जो हमारी दुआ है ये अल्लाह करे जारियत जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ये सिलसिला थम जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।